हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके सामने लेके आए फिजिक्स का जो 2024 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। यानी बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया एक प्रश्न पत्र है। तो इसके बारे में आज हम लोग आपको डिटेल में समझाएंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं 2024 में, फरवरी से 22 फरवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी सभी की अच्छी होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं कर पाई है तो आप लोग कंटिन्यू करिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके मार्क्स आएंगे। ओके, टेंशन में बिल्कुल ना आए। आप आराम से पढ़िए, आप 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए और डिटेल में पढ़िए। जहाँ तक हो सके फिजिक्स के जो भी डेरिवेशन है उनको आप लिख लिख के याद कीजिए। ठीक है, यानी एक बार आप उनको पहले पढ़ लीजिए, फिर उसको कॉपी में बिना देखे लगाइए। नहीं लग रहा है फिर लगाइए आप उसको। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं। ये हमारे पास है यूपी बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। ठीक है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है ये हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं क्लास 12। ठीक, तो ये देख सकते हैं क्लास 12 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसके हम लोग कुछ रूल हैं हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए रूल क्या है, ये है यूपी बोर्ड का। ठीक है, यूपी बोर्ड का है, उसको जो जारी किया 2024 के लिए मॉडल पेपर है। ठीक है, जो 2024 का एग्जाम होगा उसके लिए ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का है कक्षा 12। हमने अभी आपको बताया प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024। ठीक, इसमें आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक होगा 70 नंबर का। ठीक है, और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। ठीक है, ये अभी चल भी रही है बच्चों की, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ रूल हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए रूल क्या है, यहाँ पे मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए पहला रूल जो लिखा हुआ है यहाँ पे नोट, कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है निर्देश हमको दिए गए नंबर 1 सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। यानी हमारे जो भी प्रश्न हमको दिए गए हैं वो प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है कि खंड आ जो हमारा है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। कैसा है हमारा, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, और ये आप पढ़ सकते हैं किस टाइप के हैं, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। और ये बहुविकल्पी खंड आ गया हमारे पास। ठीक, तो देखिए बहुविकल्पी में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आप लोग देख लीजिए। और हम यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल हमने पहले से ही सोल्व कर रखा है पेपर, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर होता है ई अपॉन ई बाई ए, ई इंटू ए, और ये होता है बी अपॉन एम इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर हमारा कट जाएगा तो कितना बचा, बी इंटू एम, तो यानी वोल्ट मीटर। तो हमारा ये वाला हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प, वोल्ट मीटर। ओके, हमने यहाँ पे फार्मूले इसलिए लिख दिए हैं कि हो सकता है कि वो आपसे फार्मूले पूछ दे। ठीक है, इसलिए फार्मूले भी हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल, तो ये होता है हमारे पास वेक्टर एफ बराबर क्यू बी बी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये हमको दिया गया है थर्ड में, यानी इसका विकल्प हमारा क्या होगा, थर्ड वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकार वैद्युत सदिश तथा चुम्बकीय सदिश हों, तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा जो है वो अनुदिश होगी, यानी किसके अनुदिश होगी। तो इसके लिए हमारा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ई क्रॉस बी बराबर होता है ई साइन थीटा एन कैप, और यहाँ पे जो हमारा एन कैप है वो ई तथा बी दोनों के कैसा होता है, लंबवत होता है। लंबवत यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90। जब आप थीटा बराबर 90 रखें तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इंटू बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक मिनट, ये क्या है घा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं क्या है घा नंबर। तो ये हमको दिया गया कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, ये हमको क्षमता दे रखी है लेंथ की, एक 4 डायोप्टर दे रखी है, एक माइनस का 2 डायोप्टर दे रखी है। ठीक है, डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको क्षमता दी जाए, आपको दिया गया है P1 बराबर आपको 4 डायोप्टर दिया गया है और P2 बराबर आपको दिया गया है माइनस का 2 डायोप्टर। ओके, अब ये 2 डायोप्टर आपको देकर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको संपर्क में रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा हमारे पास P1 प्लस P2, यानी टोटल क्षमता जोड़ लेते हैं हम लोग तो हो जाएगा 4 और ये माइनस है तो 2, यानी कि हमारे पास कितनी निकल आई है, 2 डायोप्टर। यानी क्षमता हमारे पास कितनी निकली है, 2 डायोप्टर। ठीक, अब देखिए P बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है P बराबर या डी बराबर, इस तरीके ये फार्मूला यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, तो क्षमता बराबर होता है 1/f, 1 मीटर में होता है फिर सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना एफ, तो ये हो जाएगा 1/2, लेकिन हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो सेंटीमीटर में कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा पहला वाला विकल्प करेक्ट हो जाए। यहाँ पे आपको माइनस और प्लस चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखना होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर डा। ठीक है, क्या दिया, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी जो लिखा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, निरोधी विभव की गणना कीजिए। ठीक, तो देखिए हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे ई के बराबर हमको दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई के बराबर ये फार्मूला होता है। ठीक, तो जब हम लोग इसके बराबर वैल्यू रखेंगे तो B0 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट का हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू दी जाती है तो सोचते हैं इनका यूज होगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू जो होती है वो एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं, उनका कोई क्वेश्चन में यूज ही नहीं होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जिस चीज़ का यूज नहीं है उसको आप यूज ना करें। ठीक है, आप केवल उन्हीं का यूज करें जिस जो चीज़ आपसे पूछी आपकी, अगर वो चीज़ निकल रही है किसी भी फार्मूले से निकल रही है तो आप उसको यूज कीजिए। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने से बचें आप उसको। ठीक, 4 नंबर हमारे पास है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, यानी पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसे जो शुद्ध जर्मेनियम मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है वो क्या होगा, तो ये होता है एल्युमिनियम त्रिसंयोजक होता है। एल्युमिनियम होता है लेकिन त्रिसंयोजक यानी 3 बांड वाला होता है, यानी हमारा विकल्प नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं उसको हम लोग। अब हम लोग आ गए खंड बा पे, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे खंड बा पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग खंड बा पे आ गए हैं तो ये हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक, तो अति लघु उत्तरीय है तो इनको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करना होगा हमको। ठीक है, और ये लिखने वाले क्वेश्चन थे, अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये जो हमने अभी आपको दिखाए हैं स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अब जो हम लोग करेंगे खंड बा में ये हमारे पास लिखित क्वेश्चन है लेकिन अति लघु है। ठीक, तो चलिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास पूरा, हम आपको इसके मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आपको हम आंसर ही दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखा देंगे और उसका हम आंसर देंगे, जो क्वेश्चन सोल्व करने वाला होगा उसको हम कैलकुलेशन करके आपको दिखा देंगे। ठीक, तो देखिए ये हमने यहाँ पे संपूर्ण हल कर रखा है, आप लोग देख लें यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर 2023-24 का संपूर्ण हल, ये हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो इसके ये हमने आंसर यहाँ पे इसी तरीके से आपको बोर्ड में भी लिखने होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया। प्रश्न खंड आ डालिए, प्रश्न नंबर डालिए, उसका का गा इस तरीके से आप लिख दीजिए। ठीक है, आप वो ज़्यादा क्वेश्चन तो उतारना ही नहीं है आपको, केवल क्वेश्चन नंबर डालिए और उसके डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए,
आंसर लिख दीजिए। ओके, तो चलते हैं आगे, आपको अभी क्वेश्चन दिखाएंगे और फिर उनके हम लोग आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन। ठीक, प्रश्न नंबर 2 का पहला हमारे पास है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो देखिए विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक क्या होता है, देखिए आप लोग, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास प्रश्न नंबर 2 का ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है कि विशिष्ट चालकता बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बराबर, ये जो होता है इसे सिग्मा बोलते हैं। तो ये 1/, जो आप पी टाइप का देख रहे हो, ये रो होता है। क्या होता है? रो होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ओके, ये सिग्मा होता है। तो सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, जहां रो हमारा है वो क्या है? हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। क्लियर? तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब इसका मात्रक जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, वो होता है हमारे पास ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, ओम इनवर्स होता है और मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यहाँ पे मात्रक लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन लिखने, मैंने यहाँ पे, मैं चाहता तो मैं अपने पेन से भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही कंप्यूटराइज से लिख रखा है। ठीक है, और इसलिए लिखा है कि यहाँ पे मैं आपको ये दिखा सकूं कि आप बोर्ड में कॉपी कैसे लिखेंगे। तो बोर्ड में कॉपी आपको ऐसे ही लिखनी होती जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाई है। आप ऊपर डालेंगे खंड बा पर प्रश्न नंबर 2 का और उसका क्या करिए, आप उत्तर लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाहिक चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। यानी आपको केवल यहाँ पे सूत्र लिखना है। ठीक, तो देखिए सूत्र क्या होगा इसका, दूसरे का खा। देखिए दूसरे का क्या दिया? दो सीधे लंबे अनंत लंबाई के चालक तारों के बीच लगने वाला बल। तो ये होता है F/L बराबर μ0/2 पाई I1/I2/r²। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है इस फार्मूले से क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो प्रति एकांक वाला जब भी आपको लगाना है तो यही आप फार्मूला लगाइए वहां पे। ओके, आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 10 ओम प्रतिरोध तथा, कितना दिया गया आपको? 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। जो जो वैल्यू आपको दी गई वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए आपको क्या दिया, आर बराबर आपको दे रखा है। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आर बराबर आपको कितना दे रखा है? आर बराबर आपको दे रखा 10 ओम। कितना दे रखा है? 10 ओम। और बी बराबर आपको दे रखा था 50 वोल्ट। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। बी बराबर आपको दे रखा 50 वोल्ट, एल बराबर दे रखा है 10। ठीक है, एल बराबर आपको दे रखा है 10। तो देखिए आर बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा B/I। तो यहाँ से हम आई बराबर अगर निकालें तो ये हो जाएगा B/R। ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी है? 50, आर की वैल्यू कितनी है? 10। जीरो से जीरो कैंसिल, तो आई बराबर हमारा आ जाएगा 5 एम्पियर। कितना आ गया? 5 एम्पियर आ गया। ओके, अब हमें निकालनी है कुंडली में संचित ऊर्जा। क्या निकालनी है हमको? कुंडली में संचित ऊर्जा हमें निकालनी है। तो ये होती है यू बराबर फार्मूला होता है 1/2 LI²। ठीक है, तो देखिए 1/2 एल की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 10। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणे 5। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ कितना बचेगा? 5। तो ये हमारे पास आ गया 5 की घात 3। और 5 की घात 3 का मतलब होता है 125 जूल। तो ये हमारे पास क्या निकल आई है? उसकी ऊर्जा निकल आई है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमने कहा था जो सोल्व करने वाला होगा उसको मैं सोल्व करवा दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। और जितने लिखने वाले क्वेश्चन है उसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ठीक है,
यानी क्रांतिक कोण की परिभाषा जो होती है वो हमें यहाँ पे लिखनी है, क्या क्रांतिक कोण की परिभाषा होती है। तो देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा मैं आपको लिखी हुई दिखा देता हूँ, क्या होती है क्रांतिक कोण की परिभाषा। देखिए ये लिखी हुई है क्रांतिक कोण की परिभाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ, ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए परिभाषा क्या है हमारे पास क्रांतिक कोण की, कि सघन माध्यम में आपतित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, ठीक है। यानी सघन माध्यम में एक किरण आपतित होती है, तो सघन माध्यम में आपतित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण, यानी अपवर्तन कोण का मान समकोण मतलब 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। उस आपतन कोण को उस माध्यम के लिए हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डा, कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर पर कक्षा की त्रिज्या जो हमको दी रखी है आर बराबर, ये हमको त्रिज्या दे रखी है बोर परमाणु मॉडल, ठीक है। तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, देखिए आर बराबर हमें दे रखा है, तो हमें आर बराबर कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा था। और एन बोर जो कक्षा होती है एन बी बोर कक्षा के लिए सूत्र जो होता है वो होता है आर एन बराबर होता है हमारे पास आर एन स्क्वायर आर, ठीक है। अब ये सॉरी ये एन स्क्वायर है, ठीक है, ये आर हो गया। अब देखिए हमें निकालना है तीसरी कक्षा के लिए, तो ये हो जाएगा R3, ठीक है। तो हम यहाँ पे एन की जगह कितना रख देंगे? 3 का स्क्वायर रखेंगे, आर की वैल्यू हमको दी गई 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का करेंगे कितना हो जाएगा? 9 इंटू इसको लिखेंगे 0.53, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 3 27 के साथ हासिल कितना बचेगा? 3 9 45 2 47, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 4.77 एंगस्ट्रॉम ये हमारी क्या निकल आएगी? उसकी रेडियस निकल आएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया आपको, ठीक। तो देखिए लेमडा बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट 150 अपॉन बी। ओके, यहाँ पे जो लेमडा होता है वो हमारा एंगस्ट्रॉम में होता है, तो लेमडा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। ये हो जाएगा अंडर रूट 150 अपॉन बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इधर तो 1 है तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन बी। तो बी बराबर कितना आ गया हमारे पास? 150 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपको केवल फार्मूला याद रखना था यहाँ पे, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है खंड सा, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है? खंड सा हमको दिया गया है। अब खंड सा में हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है, यानी एक हमारे पास तार है उसका प्रतिरोध है 6 ओम, ठीक है। तार है उसका प्रतिरोध कितना है? 6 ओम है, और तार को खींचकर उसकी लंबाई जो है वो हमने कितनी कर दी है? 2 गुनी कर दी है, ठीक है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी तार का हमें नया प्रतिरोध निकालना है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए ठीक, तो देखिए अब हमें यहाँ पे प्रतिरोध दे रखा है यानी कि R1 बराबर हमें कितना दे रखा है? 6 ओम। और R2 हमें ज्ञात करना है कि जब हमने तार को खींच दिया तब उसका प्रतिरोध कितना हो गया, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे तार को खींचने के बाद भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ये तो आप क्योंकि तार को हम खींच देंगे, तो जैसे कोई मान लो तार का वजन है 50 ग्राम और तार को खींच के आप लंबाई उसकी चाहे ज्यादा कर दो या कम कर दो, लेकिन वजन तो उतना ही रहेगा ना, तो द्रव्यमान में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी भी होगी, आप ऐसे लिख दीजिए, तार
को खींचने के बाद भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, ठीक है। तो जब द्रव्यमान उतना रहेगा तो उसका आयतन भी सेम होगा। तो हमने यहाँ पे क्षेत्रफल मान रखा था ए, ठीक है। तो A1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा और रो, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा और रो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ए है हमारे पास, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है। एल हमारे यहाँ पे लंबाई है, क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो हम किसी का भी जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाती है उसकी, ठीक है। अब देखिए, अब उसने हमसे क्या कहा, प्रश्नानुसार हमसे बोला था, पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना लंबाई जो थी पहले उसकी कितनी थी, L1 थी, कितनी थी लंबाई, L1 थी। खींचने के बाद उसकी लंबाई कितनी हो गई, खींचने के बाद उसकी लंबाई हो गई L2, ठीक है। अब देखिए उसने कहा था कितना हो जाता है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लंबाई को दुगनी हो जाती है, लंबाई कैसी हो जाती है उसकी, दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, पहले हमारी लंबाई थी L1, अब कितनी हो गई, दोगुनी। तो हम यहाँ से अगर हम निकालें L2 अपॉन L1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है। हम अपॉन में 1 भी कर सकते हैं, ओके। ये हमारे पास हो गया L2 अपॉन L1। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये चीज लिखी थी, रो से रो तो हमारा कट जाएगा, रो से रो हमारा कट गया, तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, A1 L1 बराबर बचेगा A2 L2, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा हमारे पास L2 अपॉन L1, हो जाएगा इतना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे L2 L1 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2, ठीक। यानी इसकी भी वैल्यू हमने निकाल दी है और इसकी भी वैल्यू हमको मिल गई है, ठीक। दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर, क्या निकालना हमको, हमें निकालना है आर। अब देखिए आप लोगों ने एक सूत्र सुना होगा कि आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें, देखिए हम जब निकालेंगे R1 बराबर तो हमारे पास हो जाएगा रो L1 अपॉन A1, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। R2 हम लोग निकालेंगे जब, तो R2 बराबर हो जाएगा रो, ये हो जाएगा L2 अपॉन A2, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ये करेंगे R1 अपॉन R2, देखिए रो से रो हमारा कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, L1 अपान में आ जाएगा L2 इंटू A2 हमारा ऊपर चला है, तो A2 अपान में कितना हो जाएगा, A1, ठीक। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग पलट लें अगर हम, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी जस्ट एक मिनट, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें R2 अपान R1 लिख लें, तो ये हमारा पलट जाएगा, L2 अपान क्या हो जाएगा, L1 इंटू A1 अपॉन A2 हो जाएगा। तो देखिए L2 इसकी वैल्यू हमारे पास है, कितनी दी गई हमको, 2, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई, 2, R2 की हमको पता नहीं, R1 की वैल्यू हमको कितनी दी गई थी, 6 दी गई थी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो हमारे पास R2 अपॉन 6 बराबर कितना हो गया, 4। तो R2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 गुणे 6 यानी कि 24 ओम, ठीक। तो यानी कि जब तार की लंबाई हम दोगुनी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण जो है वो 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री, यानी ये हमको दे रखा है डेल्टा एम, ठीक है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण आपको दिया गया है कितना, 30 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ओके। तो चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, छोटा क्वेश्चन है। देखिए डेल एम ये होता है अब अल्पतम विचलन कोण, कितना दे रखा था आपको, 30 डिग्री।
अपवर्तक कोण आपको भी दे रखा था कितना, 30 डिग्री। ठीक है, प्रथम पृष्ठ पे दे रखा था। ठीक, तो प्रथम पृष्ठ पे दे रखा था, तो ए बराबर हमारे पास ये हो जाता है 2r। कितना हो जाता है, 2r। ये आर है, तो ए बराबर निकालेंगे तो 2 इंटू आर, तो ये दुगना होगा तो हो जाएगा 30 × 2 यानी कि 60 डिग्री। यानी ए हमारा जो अपवर्तक कोण है वो कितना मिल गया हमको, 60 डिग्री। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है हमारे पास फार्मूला साइन डेल्टा एम प्लस ए और अपान 2 बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए बाई 2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन डेल्टा एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो हो जाएगा 30 प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 दी गई हमको। कितनी दी गई हमको, 60 बटे में कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 60/2। ये डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 30, और ये 90 हो जाएगा, 90 का आधा 45। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री, और ये रहेगा अपान में साइन 30 डिग्री। ठीक, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 30 की वैल्यू होती है 1/2। दो हमारा कहाँ पहुँचेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 को हम लोग लिखते हैं √2 और अपान में कितना रहेगा, √2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आ गया √2। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि n बराबर हमें मिला है √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.414। यानी कि जो हमारा अपवर्तनांक निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1.414 निकलेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा MEB में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो चलिए इसकी मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं और उसका मान भी लिखा हुआ दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। ये दिया गया। ठीक, तो तीसरे का गा है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी इसको हम बोलते हैं AMU। ठीक है, तो क्या होता है, कार्बन C6H12, यानी कार्बन परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु भार होता है 12। परमाणु के 12वें भाग को क्या कहते हैं हम लोग, AMU कहते हैं। यानी जो कार्बन का परमाणु है उसका 12वां भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं AMU कहते हैं। ठीक है, एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg। ओके, और एक एम को अगर हम मिलियन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 931 MEB। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये एग्जाम्पल में बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में तो ये आता ही आता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया घा कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हैं तब PN संधि डायोड आदर्श हो। तो हमें केवल यहाँ पे क्या बतानी है, हमको धारा हमको बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसमें A1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जो हमारा A1 है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि PN संधि डायोड जो होता है पश्च अभिनत में है। इसमें है, पश्च अभिनत में है, तो इस वाले में कोई धारा हमारे प्रवाहित नहीं, सब इस साइड पे चल रही है हम लोग, तो इधर हम लोग ऐसे आएंगे तो इसमें प्रवाहित होगी A2 में। तो देखिए B बराबर आपको कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है आपको। R बराबर आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 ओम दे रखा है आपको। ठीक है, तो I बराबर होता है B/R। तो B की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 5, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4। यानी कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है सेट दा। ठीक है, खंड हम लोग किस पे आ गए हैं, दा पे। तो इसमें पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मंद संबंध स्थापित कीजिए। ओके, तो चलिए हम इसका आपको आंसर दिखा देते हैं और उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन था, ये हमको दी गई है डेफिनेशन। ठीक है, चौथे का देखिए विभव प्रवणता। तो देखिए विभव प्रवणता के विद्युत क्षेत्र में दूरी R के साथ विभव
बी के परिवर्तन की अधिकतम दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता बराबर होता है dB/dr। ठीक, ये फार्मूला होता है, केवल इतना फार्मूला। अब अगर हमको यहाँ पे थोड़ा सा संबंध स्थापित करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो ये हमारे पास फिगर रहेगा, यहाँ पे कितना आवेश है, +q आवेश है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी ए से +q आवेश तक की दूरी हमने कितनी मान रखी है, x, और ये हमने मान रखी है न्यूनतम दूरी मान रखी है डेल्टा x। ठीक है, यानी ए से बी तक की दूरी हमने कितनी मान ली है, डेल्टा x मान ली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब लगा हुआ है कि Q0 पर लगने वाला बल तो F बराबर QE होता है, तो यहाँ पे Q0 हो जाएगा। आवेश Q को, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ख हमारे पास है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी हम आपको दिखा ही देते हैं जल्दी से, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ा तो आपने होगा ही, तो उसको आप लोग नोट जरूर कर लें। केवल हम आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा दे रहे हैं कि आप किस तरीके से उसको क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, तो देखिए किस तरीके से आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया गया आपको, अपवाह वेग। ठीक, हेडिंग डालें तो क्या, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। यानी बैटरी का जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉनों को तुरंत गति, ठीक, प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह उन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर सूक्ष्म नियत वेग से 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है। ठीक है, यानी ये उसका वेग होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के उसमें वेग के ऊपर आरोपित रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, या इसको हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, और इसको यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा, इसको हम लोग BD द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये हो गई अपवाह वेग की परिभाषा। ठीक है, अब इसका सूत्र है वो यहाँ पे डेरिवेशन आप सामने देख सकते हैं, आपको दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से ये फिगर बनेगा उसका, आप लोग फिगर बना दीजिएगा। और अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध ये हमको दिया गया। तो क्या लिया हमने, मान लिया तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो एक कैपिटल A हमने ले लिया, इसके आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितनी मान ली, N। तो इस तरीके से आप इसको लिख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण, ठीक है, तीन चीजें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, समान विभवांतर से त्वरित होकर एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। नंबर 2, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर हो, तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होगी, ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो चलिए इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक, तो एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, देखिए बी वोल्ट से त्वरित कूलाम। ठीक है, तो हमारे पास गतिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है, गतिज ऊर्जा, तो ये होता है के बराबर होता है QB, मात्रक होता है जूल, ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास, पहला हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा को हम के से लिख देते हैं, और यहाँ पे हम P लगा दें तो प्रोटॉन हो जाए, तो ये हो जाएगा EB। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q बराबर क्या होता है, E होता है। ठीक है, Q बराबर E होता है। और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारे पास, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो न्यूट्रॉन को हम लोग लिख लेते हैं KN, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, Q बराबर 0, तो KN बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, फिर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, देखिए
अल्फा कण, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, तो ये क्या होता है अल्फा कण, तो ये दुगनी होती है, तो 2EB हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2EB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तीनों क्या होगी, KP अनुपात KN अनुपात K अल्फा, तो कितनी कितनी हमको मिली है, पहले वाले की थी कितनी, EB सभी में रहेगा मात्र, तो 1, ये अनुपात हो जाएगा 0, ये अनुपात हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास ये अनुपात निकल आया। अब हमें क्या करना है, पहला तो हमें अनुपात बताना था, तो अनुपात हो गया। अब देखिए सेकेंड में हमको क्या करना है, प्रोटॉन के मार्ग की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे हमें RP बराबर कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर दे रखा, कितना दे रखा हमको, 10 सेंटीमीटर। ठीक, K बराबर होता क्या है, QB होता है, कितना होता है QB। और हम लोग अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 MB², कितना होता है 1/2 MB²। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम 2 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास MB² बराबर कितना हो जाएगा, QB और 2 आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे B² बराबर तो हो जाएगा 2Q, ये B बोल्ट वाला है। ठीक है, अपान में कितना आ जाएगा M, तो B बराबर हो जाएगा √2QB अपॉन में M। ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो देखिए पहले एक फार्मूला और आप समझ लीजिए, त्रिज्या R बराबर होता है हमारे पास MB/QB। R बराबर कितना होता है, MB/QB होता है। ठीक है, अब B की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R बराबर हो जाएगा M/QB, और ये हमारे पास हो जाएगा √2QB अपॉन में कितना हो जाएगा M। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस M का अंदर गुणा करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा M और Q का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1/B ये हो जाएगा 2QB M। ठीक है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर जाएगा, और यहाँ पे होगा Q×Q×M। तो देखिए M से M कट गया, Q से Q कट गया, तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे 1/B, और यहाँ बचेगा 2QM। ठीक, और अपान में कितना बचेगा Q। ठीक, इतना बचा हमारे पास। ठीक है, अब B, ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ से, ये Q कट गया था। ठीक है, तो इतना बचेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही से, तो हमारे पास बचेगा R बराबर, ये बचेगा 1/B √2MB और अपान में Q, इतना बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू निकली है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमें अल्फा, ये तो हमारे पास कितनी निकली है, प्रोटॉन के लिए निकली है। ठीक, एक अल्फा के लिए निकाल लेते हैं हम लोग, अल्फा और प्रोटॉन दोनों के लिए अलग अलग निकालें। तो देखिए अल्फा के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो R अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा R अल्फा। ठीक, तो इसमें हर चीज़ दुगनी होती है, यानी आवेश जो है वो उसका कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, और द्रव्यमान भी इसका हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो R अल्फा अपॉन में कितना रख लेंगे हम लोग, R प्रोटॉन, यानी ये अल्फा की है, ये किसकी है, प्रोटॉन की है हमारे पास। ठीक, तो ये तो B तो वही रहेगी, B तो हमारी कट ही जाएगी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, जब आप डिवाइड करेंगे तो आप लोग इसको इस तरीके लिख लीजिएगा। देखिए कितना लिखते हैं, M अल्फा। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा M प्रोटॉन वाला। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोटॉन का, और ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा का। ठीक, तो देखिए इसका द्रव्यमान जो होगा अल्फा कण का, ये होता है 4M। ठीक है, 4 गुना होता है प्रोटॉन से, और अपॉन में ये हमारे पास रहेगा MP। ओके, इनटू इसका जो आवेश है वो QP ही रहेगा, इसका होता है 2 गुना, कितना होता है
2 गुना हो जाता है। ठीक, तो देखिए इससे ये हमारा कट गया, इससे ये हमारा कट गया, तो यहाँ बच्चे 2 एकम 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन। ठीक, तो ये हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2। कितना बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 आर पी, और आर पी की वैल्यू हमें त्रिज्या दे रखी थी, कितनी दे रखी थी हमको 10। ठीक, तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 14.14 सेंटीमीटर, यानी अल्फा कण की त्रिज्या हमारे पास कितनी निकली, हमारे पास 14.14। ओके, तो न्यूट्रॉन त्वरित नहीं होगा तथा बेनामा में ही रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, क्या है क्वेश्चन हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ओके, तो चलिए इसके हम आपको नियम लिखे हुए दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, 2 नियम थे, दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, क्या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, तो इसके होते हैं नियम नंबर, देखिए फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोगों के परिणामों को 2 नियमों के रूप में प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। तो इसमें हमें पहला नियम दिया गया है, प्रथम नियम क्या है कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है, ठीक है, तो वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। तो दोनों नियम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक लेंज का नियम है और एक न्यूमैन का नियम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है, देखिए पढ़िए इसको आप लोग। तो न्यूमेरिकल हमें दिया गया है कि, ठीक, अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास कि किसी पर्दे को बिंब बिंब मतलब होता है वस्तु से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास है डी, स्मॉल डी बराबर कितना हमको दे रखा है 90 सेंटीमीटर दे रखा। ओके, नहीं 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 नहीं, एक दूसरे की दूरी 20 है, सॉरी 20, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और वस्तु तथा पर्दे के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास कितनी है, वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी है 90 सेंटीमीटर। कितनी देर रखी है हमको 90 सेंटीमीटर। ठीक, और कुछ देर का नहीं, एफ हमको निकालना है, यानी फोकस दूरी हमको निकालनी है। ठीक है, तो विस्थापन विधि से फोकस दूरी, एक फार्मूला है विस्थापन विधि से। तो देखिए क्या होता है, ये होता है एफ बराबर होता है हमारे पास, एफ बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, ये फार्मूला होता है। आपको अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल, देखिए ए की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, माइनस डी की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 का स्क्वायर अपान 4 गुणे 20 हो गया। ठीक, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस 90 का हो जाएगा 81, और 2 जीरो लगा देंगे हम। ठीक, अपान कितना हो जाएगा 80। ओके, अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, इसको आप सोल्व कर लीजिए, या इसको आप सोल्व करेंगे तो ये माइनस में जाएगा ना, तो एक काम करते हैं,
तो वैल्यू गलत रख ली, 1 मिनट। ए स्क्वायर की वैल्यू 20 थी, 90 थी सॉरी, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू दोबारा से रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, अपान में तो 80 ही रहेगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। अपान में कितना बचेगा 80। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 110 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 70, बटे में कितना हो जाएगा 80, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो ये बचे 11 सत्ते 77 यानी 770/8, ठीक। तो इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए, तो ए की वैल्यू 90 है, तो ये भी गलती है कि थोड़ा 90 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360, ओके 360, तो यहाँ पे बचेगा 36, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 77 बटे में कितना हो जाएगा 36, 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ कितना बचेगा 18, यहाँ 2 से करेंगे 3, यहाँ बचा 1, तो हो गया 8 5, कितना आ गया 385/18, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो पॉइंट में आएगा 21.4 सेंटीमीटर, ओके। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5वें का, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए परमाणुीय मॉडल की व्याख्या क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये दिया गया हमको आंसर, ठीक है। तो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, तो ये होती है इसकी कक्षीय परिक्रमण होती है, कक्षीय गति, ये चक्रण इलेक्ट्रॉन का होता है, ये हमारा बीच में नाभिक होता है, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये हिंदी आप लोग देख लीजिए, हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी। तो क्या होता है देखिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी जो भी पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, ठीक, यानी जो नाभिक होता है वो कैसा होता है हमारा धनावेशित होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, अतः परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिस कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपने धुरी पर ही घूमता है, जिसे चक्रण कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चक्रण परिक्रमण तथा चक्रण दोनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, परंतु परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कक्षीय परिक्रमण का योगदान बहुत कम होता है, यानी जो हमारा कक्षीय चक्रण होता है उसका योगदान बहुत कम होता है, ओके। तो ये इसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ओके। आगे अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए आप न्यूमेरिकल क्या है उसको हम आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखा देते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले न्यूमेरिकल क्या है, और एक हम लोग ब्लैंक पेज ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आपके समझ एक क्वेश्चन है, ठीक है, एलसीआर पर्पज से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक, क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी आर, ठीक है, एल सी आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए, ठीक है। एक तो इसका हमें क्या बनाना है आरेख बनाना है, ठीक। तो चलिए पहले हम इसका आपको आरेख बना के दिखा देते हैं एल सी आर परिपथ का, ओके। देखिए क्या करेंगे आप, इस तरीके से आप ये बॉक्स ले लीजिए, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है हमने अपना हैंडल, ठीक है। फिर आप थोड़ा ऐसे बढ़ाएंगे, अब आपको लगाना है यहाँ पे संधारित्र लगा दीजिए, तो ये हमने संधारित्र लगा दिया, ये हमने क्या लगाया है यहाँ पे प्रतिरोध, ओके। तो देखिए ये हमारे पास हो गया एल, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारे पास आर,
ठीक, तो ये LCR परिपथ बन गया। अब आगे क्या दिया गया, इस परिपथ का आरेख बनाए, परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, यानी इसके लिए हमें सूत्र लिखना है। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव कितना हो, 300 वोल्ट हो, ठीक है, कितना हो, 300 वोल्ट हो, तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम हो, धारतीय प्रतिघात 50 ओम हो तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो, तो परिपथ की प्रतिबाधा यानी जेड तथा एल एवं सी आर LCR परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए जो वैल्यू हमको दी गई हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे पहले नोट कर ले। देखिए इसके बीच जो विभवांतर होगा हमारा, इसके बीच में, तो वो विभवांतर हमारा क्या होगा, देखिए इसके बीच में विभवांतर होगा हमारा दूसरा। ठीक, पेन का कलर हम लोग चेंज कर लें पहले। ठीक, यहाँ पे होगा, ये होगा BL विभवांतर। ठीक है, इतना जो हो जाएगा BL, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास C है तो यहाँ पे विभवांतर होगा BC, और यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा हमारे पास BR। ओके, अब वैल्यू आपको क्या क्या दे रखी है वो आप यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए। तो आपको दिया गया है B बराबर, आपको दिया गया है 300 वोल्ट। कितना दिया गया आपको, 300 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, एक्सएल प्रेरण प्रतिघात आपको दिया गया है कितना, 50 ओम दे रखा है आपको। ठीक है, 50 ओम दे रखा है। एक्स सी भी आपको दिया गया है, कितना दिया गया आपको, ये भी आपको 50 ओम ही दिया गया है। और आर बराबर आपको दे रखा है 10 ओम। कितना दे रखा है आपको, 10 ओम। ठीक, ये वैल्यू आपको गिवन दी गई है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, पहले उसने कहा कि परिपथ की प्रतिबाधा जो है जेड, उसका सूत्र लिखिए। तो देखिए परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक, ये होती है हमारे पास जेड। ठीक, तो देखिए जेड बराबर फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स। ठीक है, एक्सएल और एक्सी, यहाँ पे ये अंतर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका क्या होता है, होल स्क्वायर, और प्लस हो जाता है आर का होल। ये होता हमारा होता है परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। अब हमें क्या बतानी है, आवृत्ति बतानी है, अनुनादी आवृत्ति। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे आपको पूरा एक डेरिवेशन दिखा देता हूँ। देखिए एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्स सी होता है। कितना होता है, एक्स सी, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और इसके एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी होता है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC। कितना हो जाएगा, 1/LC। ठीक है, तो अब इसको हम लोग स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो देखिए ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC। कितना हो जाएगा, 1/√LC। ठीक, ओमेगा बराबर होता है 2πf। कितना होता है, 2πf, तो ये हो जाएगा √LC। ठीक, तो f बराबर निकालें तो हो जाएगा 1/2π और √1/LC। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल आया है, अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का सूत्र निकल आया। ठीक, ये हमने आपको यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखा दिया है। वैसे हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, अब चलिए, अब हमको जो वैल्यू दी गई थी उनसे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे प्रतिबाधा निकाल लेते, क्योंकि हमसे प्रतिबाधा पूछी गई थी। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते। देखिए एक्सएल की वैल्यू हमको दी गई है 50। कितनी दी गई हमको, 50। एक्स सी की वैल्यू भी हमको कितनी दी गई है, 50। ठीक है, तो ये 50 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू दी गई हमको 10 का स्क्वायर। देखिए 50 में से आप 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0। तो हमारे पास यहाँ बचेगा केवल 10 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना निकल आया, 10। यानी कि जो हमारे पास प्रतिबाधा निकली है जेड, वो कितनी निकली है हमारे पास, 10 ओम निकली है। ठीक, प्रतिबाधा हमारी निकल आई है 10 ओम। अब हम क्या निकाल लेते हैं, धारा। ठीक है, तो देखिए आई बराबर यहाँ पे फार्मूला हो जाता है हमारे पास, जैसे ही आपने फार्मूला सुना ना, आर बराबर क्या होता है, B/I, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो हम निकालेंगे आर बराबर हो जाएगा B/R, जगह पे यहाँ पे आ जाएगा जेड। ठीक, प्रतिबाधा। तो देखिए बी हमको कितना दे रखा था, 300 वोल्ट दे रखा था हमको। जेड अभी हमने निकाला, कितना निकला, 10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर। कितना निकला हमारे पास, 30 एम्पियर हमारा आई निकल आया। ठीक, अब हमको तीनों के सिरों पर विभवांतर बताना था, एक्सएल और, ठीक, तो हम लोग निकालेंगे। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं BL, यानी कि प्रेरकत्व का। तो BL बराबर क्या हो जाएगा हमारा पास, आई एक्सएल। ठीक है, कितना हो जाएगा, आई
एक्सएल। तो देखिए आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी 30, एक्सएल की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी 50, कितनी दी गई थी हमको 50, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1500 वोल्ट। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे बी सी। ठीक है, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास आई एक्स सी, तो आई की वैल्यू तो 30 ही रहेगी, ये हमको भी दिया गया था 50, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1500 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, फिर हमें निकालना है बी आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आई आर। ठीक है, तो आई की वैल्यू तो 30 रहेगी, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 वोल्ट। तो ये हमने तीनों का क्या निकाल दिया है, विभवांतर भी निकाल दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा था वो एलसीआर परिपथ से रिलेटेड था, और इस चीज़ की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य मिलेगा 2024 का जो एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक दो बार लगाइए, एक दो बुक से सॉल्व कीजिए, आपको लगाने आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन दिया गया आपको अथवा में है, क्वेश्चन दिया गया है ट्रांसफार्मर वाले। ठीक है, तो यहाँ दिया है एक उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः कितनी है 100 तथा 400 है। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट का एसी लगाया जाता है तो ज्ञात के नंबर एक पर मन अनुपात ज्ञात करना, दूसरा हमें द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात करने हैं। ठीक, तो देखिए आपको क्या क्या वैल्यू दे रखे हैं वो आप यहाँ पे देखिए, एक प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं और द्वितीय कुंडली में 400 फेरे हैं। तो हम यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, प्राथमिक कुंडली, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्राथमिक, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राथमिक कुंडली, कुंडली में फेरे कितने दिए गए आपको, इनको हम लिख देते हैं एनपी, यानी कि प्राइमरी कितने हैं 100। ओके, और द्वितीय कुंडली में कितने दिए गए आपको, एनएस बराबर आपको दिए गए हैं 400। ठीक है, ये आपको फेरे दिए गए हैं। प्राथमिक कुंडली में विभवांतर भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 120 वोल्ट दे रखा है। ठीक, द्वितीय कुंडली में हमें बताना है कि द्वितीय कुंडली में विभवांतर कितना हो, ये हमको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक, तो देखिए नंबर एक हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नंबर एक हमसे पूछा गया था परिमाण अनुपात। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परिमाण अनुपात। ठीक है, तो अनुपात हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए अनुपात क्या होता है, आर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा एन एस अपॉन में एन पी। ठीक, तो एन एस कितना है हमारे पास, एन एस हमारे पास है 400, एन पी हमारे पास है 100, तो दो जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे 4 आया। ठीक, कितना निकला यहाँ पे 4। ठीक, सेकेंड हमसे क्या पूछा था, नंबर दो, नंबर दो हमसे पूछा है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्वितीय, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज बोलो या विभवांतर बोल दो। ठीक है, वोल्टेज। ठीक, तो देखिए क्या होता है, ये होता है हमारे पास बी एस अपॉन बी पी बराबर होता है एन एस अपॉन एन पी। ठीक है, और इसके बराबर आर है, तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 4। ठीक, तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए वैल्यू के एन एस बी एस की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, बी पी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 120 वोल्ट दे रखी है हमको। ठीक, और बराबर इसकी अभी हमने वैल्यू निकाली, कितनी निकाली थी हमने 4। ठीक, तो इसको इधर भेज देंगे हम लोग, तो बी एस बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 120, यानी कि 480 वोल्टेज। ठीक, यानी जो हमारा द्वितीय कुंडली है उसका विभवांतर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो उसका विभवांतर होगा 480 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्वितीय, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली का विभवांतर, विभवांतर यानी कि बी एस बराबर हमारा आ गया 480 वोल्ट। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये भी ट्रांसफार्मर से है, तो ट्रांसफार्मर चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, उसका ट्रांसफार्मर का आप टॉपिक पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन, एक एलसीआर वाला मैंने बताया था और एक ये
दोनों ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो उन दोनों को आप लोग लगा के देख लीजिएगा एक बार। अगला हमारे पास है गा नंबर, क्या दिया, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, तो ये क्या था, 1864 में मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के नियमों को एकत्रित करके 4 समीकरणों का समुच्चय प्रस्तुत किया। ठीक है, इसने 4 समीकरण दिए थे। नंबर 1 दिया था विद्युत संबंधी गॉस का नियम। ठीक, तो ये होता है हमारे पास समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर होता है ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरा इसने दिया था कि चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम, तो ये होता है हमारा बंद फ्लक्स वेक्टर बी बराबर बी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 होता है। तीसरा दिया था फैराडे का नियम, और चौथा दिया था एम्पियर मैक्सवेल का नियम। ठीक, तो ये चारों समीकरण को मिला के हमारा बनता है मैक्सवेल के समीकरण। तो क्या ये चारों समीकरण जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। ओके, अगला हमारे पास है कि तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो देखिए, आवश्यक शर्तें क्या हैं हमारी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए उनको। ये दी गई हमको आवश्यक शर्तें। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक, तो देखिए, यदि दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं कैसी हैं, I1 और I2 हैं, तो तरंगों के बीच कालांतर कितना हो, फाई हो, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी उसकी, आई बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ओके, अब देखिए संपोषी कब होगा, विनाशी कब। देखो, संपोषी के लिए क्या होता है, जब अध्यारोपित तरंगे, ठीक है, तरंगे समान कला में होती हैं तो उस बिंदु पर अधिकतम तीव्रता होती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, यानी कि कॉस फाइव बराबर होगा +1। ठीक है, यानी कॉस फाइव जब हम क्या 0 रख सकते हैं हम लोग, 2 पाई रख सकते हैं हम लोग, 4 पाई रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइव बराबर क्या आ जाएगा, 2m पाई। ठीक, जहाँ एम बराबर क्या होगा हमारा 0 1 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा आई मैक्सिमम। ठीक है, यानी जहाँ तीव्रता अधिकतम होगी वहाँ हमारा संपोषी व्यतिकरण होगा। ओके, फिर हमारे पास है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण क्या होगा कि जहाँ पे तीव्रता हमारी न्यूनतम होगी वहाँ हमारा क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब अध्यारोपित दोनों तरंगें विपरीत कला में होती हैं तो उस बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कॉस फाइव बराबर होता है -1 होता है। ठीक, तो ये हमारे पास फार्मूला आएगा आई मिनिमम वाला। ठीक, ये भी आप देख लीजिए, इसका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसके हम प्रभाव वैद्युत के प्रभाव के नियम आपको दिखा देते हैं, क्या क्या नियम है। तो ये नियम दिए गए हमको। ठीक, तो क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो देखिए, नंबर 1 क्या है, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, नंबर 2 है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारे पास है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ओके, चौथा पॉइंट है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। ठीक है, यानी अगर आवृत्ति का एक न्यूनतम मान से कम अगर है तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यह न्यूनतम आवृत्ति हमारी क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ये देहली आवृत्ति की परिभाषा भी हो गई। ठीक है, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी हर धातु की अलग अलग आवृत्ति होती है। नंबर 5 पॉइंट हमारे पास है कि प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच कोई समय स्पष्टता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी क्यों ना हो। ओके, ये हमारे पास 5 पॉइंट थे, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है। देखिए आप लोग, क्या दिया गया हमको, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका व्यंजक आपको दिखा देते हैं, आप उसका डेरिवेशन कर लेना। ओके, चलिए देखिए ये दिया गया हमें गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये वाला हमने डेरिवेशन कराया है क्लास में। तो आप लोग देख सकते हैं क्या है गॉस का प्रमेय। किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे एक कुल विद्युत आवेश की मात्रा का कितना होता है, 1/अपसाइलन गुना होता है, जहाँ अपसाइलन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, तो ये तो इतना आप लिखेंगे तो ये तो गॉस की प्रमेय हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आपसे पूछा गया कि अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये फिगर बनेगा और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और हमने क्लास में कराया भी है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, ये डेरिवेशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा फास्ट करते हैं आप लोग। क्या किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो। ओके, तो इसका भी हम आपको डेरिवेशन दिखा देते हैं। ये इसका डेरिवेशन है। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी हमने कराया हुआ है। तो ये इसका फार्मूला निकलेगा। ओके, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक, तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं आपको कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे। ये है हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता के लिए हमारे पास होता है दर्शन कोण, हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये आपको फिगर बनाना होगा, ये मैंने डेरिवेशन कराया है। ठीक है, इसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ये आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या इसका आंसर होगा। ये हमको ये तो अभी वही आंसर था। ठीक है, नोट कर लेना आप इसको। ये दिया गया हमको अथवा वाला। ठीक, इसका भी मैंने डेरिवेशन कराया है, तो ये आप पढ़ लीजिए। क्या है, प्रकाश विवर्तन किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसमें पॉइंट दिए गए नंबर 1 कि केंद्र बिंदु पर अधिकतम तीव्रता का उच्चिष्ट प्राप्त होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं हम लोग। नंबर 2 हमारे पास है कि मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में निम्निष्ट तथा अन्य उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये आप लोग पॉइंट हमने दिए हैं यहाँ पे, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इनको पढ़ के देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। ये कुछ पॉइंट हैं हमारे पास, इनको आप लोग देख लीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन, तो ये पढ़ लीजिएगा, ये हमने डेरिवेशन यहाँ पे कराया हुआ है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया आपको। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, हम आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा देते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु वाले से लिया गया क्वेश्चन, 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को, इसको हम आपको सोल्व करके दिखा देते हैं आपको कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस की। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के
इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूनतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? तो लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमें क्या देगा, परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी दे रखी है हमको, तो इसको हम लिख लेते हैं Eg1। ठीक है, कितना दे रखा है हमको, क्वेश्चन एक आपको दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अभी एक मिनट, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा आपको दे रखी Eg बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे रखी है। ठीक है, अब ऊर्जा अवशोषण के उपरांत, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊर्जा अवशोषण, अवशोषण के उपरांत, उपरांत कुल ऊर्जा। ठीक है, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगी ई बराबर कितनी हमको दे रखी है, तो -13.6 होती है, और ये हमारे पास आ गए, तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12.75, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गई है ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए En बराबर फार्मूला क्या होता है, आपने अगर पढ़े होंगे तो En बराबर होता है -13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो En बराबर हमारे पास वैल्यू है, माइनस का ये वैल्यू हमको दी गई है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू हम लोग रखेंगे, इसके बराबर रखते हैं, जो 0 दशमलव कितना 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस से माइनस हमने काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13.6 बटे कितना हो जाएगा 0.85। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100, और यहाँ से हम लोग जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0, तो 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 1360 बटे में कितना बचेगा 85, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार चला जाएगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो एन बराबर निकालेंगे तो +-4। ठीक, यानी एन की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई है 4, यानी कि परमाणु ऊर्जा का जो स्तर है वो 4 तक उत्तेजित होगा हमारा। ठीक, कितना उत्तेजित होगा 4 तक उत्तेजित होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः परमाणु ऊर्जा स्तर 4 तक क्या होगा हमारा उत्तेजित होगा, उत्तेजित होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में हमें और पार्ट पूछे गए थे, क्या क्या देखिए। अब शोषित तक के लिए, अब हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा तक स्थिर होगा, तो ये 4 तक होगा। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना, लाइमन श्रेणी की दूसरी, तो लाइमन श्रेणी की दूसरी के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लाइमन, लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए, रेखा के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर 3। ठीक, तो फार्मूला होता है 1/λ बराबर r, ब्रेकेट 1 हो जाएगा n1 का स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास r, ब्रेकेट में कितना रहेगा 1 माइनस 1/3 रखें तो हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा r, तो यहाँ पे हम रखते हैं 9 एकम 9, यानी कि 8 बटे कितना आ जाएगा 9, तो ये हो गया 8r/9, यानी 1/λ बराबर। ठीक,
अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो आर की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे देखिए, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए लेमडा बराबर हमारे पास आ जाएगा 9/8 इंटू 1/r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/8 इंटू 1/r। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर की 1/r की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 912। अगर आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, 912 इतनी की होती है 1/r की वैल्यू। जब हम आर की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगी, तो यहाँ पे आप रख लीजिए 912 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो गुणा कर लेंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, हासिल 1 बचेगा, 9 एकम 9 और 1 10, हासिल कितना बचेगा 1, तो उन्होंने में 81 और 1 82, बटे में कितना बचेगा 8। तो इसको आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1026 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये हमारी तरंग दैर्घ्य निकल आई है लाइमन श्रेणी के लिए। ओके, अब आते हैं हम लोग बामर श्रेणी के लिए। तो चलिए बामर श्रेणी के लिए हम लोग कर लेते हैं, बामर श्रेणी के लिए। ठीक है, इसके लिए भी हमको वही निकालना था, तो फार्मूला वही होगा 1/λ बराबर 1/r ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, लाइमन श्रेणी दूसरे पहुंच जाती है, बामर फर्स्ट पे होती है, तो -1/n स्क्वायर रहेगा। ठीक, और यहाँ पे n बराबर जो रखेंगे 3 4 और 5 आएगा। ठीक, तो हम n बराबर कितना लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर 1/r ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1/4 माइनस, जब यहाँ पे 4 रखें तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो गया 1/r, तो एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 4 माइनस 1। ठीक, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1/r इंटू 3/16। ठीक है, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, ये लेमडा बराबर अगर हम इसको निकालेंगे तो ये सूत्र गलत लिख दिया थोड़ा। ठीक है, ये 1 नहीं ऊपर आर है केवल। ठीक, आर, तो हमारे पास हो गया आर इंटू 3/16। तो लेमडा 1/, बराबर है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा ये 16/3 इंटू 1/r। और 1/r की वैल्यू अभी हमने आपको बताया कितनी होती है 912। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 912, तो इससे डिवाइड कर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 होता है। ठीक है, तो जीरो लेगा 3 चक्कू 12, तो 16 गुणे कितना कर दीजिए आप 304। ठीक, तो ये हमारा लेमडा बराबर निकल के आ जाएगा कितना 4864 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। तो अथवा वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, किसी नाभिकीय अभिक्रिया ए प्लस बी एरो सी प्लस डी का क्यू का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। तो क्यू बराबर हमको दिया गया है MA प्लस MB माइनस MC माइनस MD ब्रैकेट क्लोज सी स्क्वायर, जहाँ दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्मा शोषी हैं। तो ये हमें दो अभिक्रियाएं दी गई हैं, हमें ये बताना ये अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी हैं या ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, तो देखिए मैं इनका सलूशन आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दिए गए परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार होंगे, जैसे हीलियम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ये होगा, इसका ये होगा, चारों का हमने यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिख रखा है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखी थी, नाभिकीय अभिक्रिया हमको ये दे रखी थी पहले। ठीक है, हमें यहाँ पे क्यू बताना था। तो देखिए जब इसकी हम वैल्यू रखेंगे सभी की, देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आया माइनस। ठीक है, तो चूंकि क्यू का मान कैसा है हमारा ऋणात्मक है, अतः अभिक्रिया कराने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब हम ऊर्जा देते हैं तो वह अभिक्रिया हमारी क्या होती है, ऊष्मा शोषी होती है। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन अपने आप देख लीजिएगा। फिर इसी में हमें दूसरी अभिक्रिया दे रखी थी, इसके भी हमने परमाणु क्रमांक लिख रखे थे यहाँ पे। ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर अभिक्रिया ये हमारे पास थी, तो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू बराबर ये निकल गया, यानी कि धनात्मक निकला। तो क्या होगा, धनात्मक है तो ये ऊष्मा निकलेगी, तो ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपी होगी। तो क्या करेंगे,
क्योंकि Q का मान धनात्मक है, अतः अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो यह अभिक्रिया हमारी कैसी हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आज का अंतिम क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। दूसरा वाला हमारे पास पीएन ही है, तो ये हम दोनों आंसर आपको एक साथ दिखा देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास चित्र बना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और जो लिखा है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हम आपको दिखा देते हैं, ये पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत में है, तो ये ग्राफ बना हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। और हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा। ठीक, ये टोटल क्वेश्चन हमारे पास यही है। ठीक, अब और है थोड़ा, ये वाला बथवा में है, उसका आंसर है, आप लोग उसको नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये क्रिया विधि आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे दिखा देते हैं हम आपको। ठीक, यहाँ तक का हमारा वीडियो था, तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक्स।